गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मॉडल पेपर नंबर 2 करेंगे। किसका? संजीव डेस्वर का। समझे? किसका करेंगे बेटा? संजीव डेस्वर का। ठीक है। इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है? संख्या 441 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। तो आपने देखा था दशमलव प्रसार कब होता है? जब हर में 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो। इसके अलावा कुछ भी आता है जब वो क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ देखते ही 7 की घात 2 देखते ही इसको क्या लिख देंगे? पूरे को अशांत। जबकि ये अशांत नहीं है, शांत है। क्योंकि आपको मैंने क्लास में बताया था, क्या बताया था कि यदि अंश और हर में कोई संख्या कट रही है तो पहले उनको काटिए। तो आपने देखा होगा 7 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 7 गुणा 7, 7 7 49। जब 49 को अपन 9 से गुणा करते हैं तो 441 आ जाता है। इसका मतलब ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 9 बार कट गया। तो अपने पास क्या बचा? 9 बटा 2 की घात 2 और 5 की घात 7। तो अब देखो, हर में 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। तो ये शांत हुआ या अशांत? शांत हो गया ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। जबकि आपके संजीव डेस्कर में आंसर बी दे रखा है, जो कि क्या है? रॉन्ग है बेटा। अगला क्वेश्चन, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक है तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा था अधिकतम घात 2 होती है तो कितने शून्यंक निकलते हैं? 2 शून्यंक। पहले शून्यंक को क्या मानते हैं? अल्फा। दूसरे को क्या मानते हैं? बीटा। तो यहाँ इसने क्या करा? अल्फा की जगह तो दे दिया p और बीटा की जगह क्या दे दिया? q। और अपन ने पढ़ा था शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के। तो यहाँ देखो, अल्फा की जगह तो क्या आ जाएगा? p और बीटा की जगह क्या आ जाएगा? q। तो बताओ p प्लस q किसके बराबर हो जाएगा? -b/a के। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ बेटा? बी आंसर सही हो गया। तो ये देखो, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला दे रखा है, तीसरा देख रहे हैं बेटा। समीकरण y-3/7 -x/2 = 1 में y = 10 हो तो x बराबर होगा। यानी y का मान आप 10 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा? तो यहाँ रखिए, y की जगह आप 10 रखते हैं। 10 रखने पर अपने पास क्या आ जाएगा? 10 में से 3 गए तो कितने बचे बेटा? 7। अब 7 से 7 गया कितनी बार? 1। तो ये पूरा समीकरण क्या बचा अपने पास? 1 - x/2 बराबर क्या आया बेटा? 1। अब जैसे ही 1 को मैं इधर लेके आता हूँ, 1 किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से हट जाएगा। तो अपने पास 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0। तो यहाँ अपने पास 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 0। अब 2 को किससे गुणा करेंगे? 0। तो -x बराबर क्या आ गया? 0। तो x बराबर क्या हो गई वैल्यू बेटा? 0। इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ए। ठीक है बेटा। चौथा सवाल करेंगे बेटा। क्या दे रखा है चौथे सवाल में? ध्यान से देखिए। समीकरण x-3 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 3 के मूल है। तो आप इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे, इधर से जैसे ही स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास? रूट आ जाएगा। और 3 किसके हैं? यहाँ माइनस के। इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो x बराबर क्या आ गया? 3 प्लस माइनस √3। ऐसा क्यों हुआ? जब भी अपन स्क्वायर आता है तो इधर रूट आता है तो चिन्ह प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। तो आंसर क्या हुआ बेटा? एक तो हो गया 3 प्लस √3 और एक हो 3 माइनस √3। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है बेटा? ए। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा बेटा? ए। देखो देखिए, इसके बाद कौन सा सवाल कर रहे हैं अपन? पाँचवा। क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है पाँचवें सवाल में। 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का अंतिम पद होगा। तो ए का मान तो आपने देखा होगा कितना है? 2। डी का मान कितना है अपने पास बेटा? 5 में से 2 गए तो कितने आ गए? 3। और पदों की संख्या कितनी है? 16। यानी अंतिम पद क्या होगा? 16 ही होगा। तो a16 निकालेंगे तो a प्लस कितने डी आएंगे बेटा? 15d। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और 15d का मान कितना है अपने पास? 3। इसको गुणा करेंगे तो अपने पास 15 45 कितने हो जाएंगे? 47। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो।
है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ये वृत्त हो गया। तो ये वृत्त की परिधि यही कहलाएगी, कौन सी वाली? अरे भाई बेटा, वृत्त की परिधि कौन सी वाली कहलाएगी? ये वाली तो कहलाएगी, ध्यान से देखो, ये वाली तो कहलाएगी वृत्त की परिधि। कौन सी वाली? वृत्त की परिधि यही तो हुई। कौन सी? जो जो बाउंड्री बन रखी है ना चारों तरफ, इसको वृत्त की परिधि तो कहेंगे। अब इस पे क्या करा है, एक बिंदु पर यहाँ कोई बिंदु ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, यहाँ कोई बिंदु ले लिया, तो यहाँ एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद में क्या दे रखा है, अगला सवाल, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, पी क्यू बराबर क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने इसको क्या करा, x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया। तो यहाँ वैल्यू रखो, क्या आ रही है वैल्यू, देखो देखिए। पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था क्लास में, इसमें से इसको घटाएंगे, तो साइन थीटा में से 0 जाएगा तो केवल क्या बचेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास बचेगा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक, और एक का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ गया, ए आंसर आ गया बेटा। इसका कौन सा आंसर आया, ए। और ये मैंने क्लास में कई बार बताया आपको सवाल। देखो देखिए, अब 8वां सवाल करते हैं, क्या बोल रहा है, देखो देखिए, 2 कोसेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री। तो आपको पता है कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2। अब सेक 30 है, सेक 30 किसका उल्टा होता है, कोस 30 का। कोस 30 का मान जानते हो, √3/2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/√3। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8/√3। तो ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, द। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, द। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है 9वां, यदि कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना है, 1/2 है, तो थीटा का मान याद कीजिए। यह आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कोस 90 माइनस ए क्या होता है बेटा, साइन ए। अब क्या करा इसने, अब क्या करा इन्होंने, ए की जगह अपने पास क्या दे दिया, ए की जगह क्या दे दिया अपन को, थीटा। क्या दे दिया, थीटा। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये अपने पास समीकरण क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन में बताओ 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, 30 डिग्री द में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। अब इसके बाद में बोल रहा है 10वां सवाल, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी थी, 1, 3, 5, 7, 9। इन सभी को जोड़कर किसका भाग देना है अपन को, 5 का भाग देना है। ये तो होता है माध्य, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इन दोनों को जोड़ा 10, इन दोनों को जोड़ा 10, 10 10 20, 20 और 5 25, 25/5। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आंसर क्या आएगा इसमें, स। इसका आंसर क्या हो गया, स। जबकि गाइड में आपके दे रखा है शायद ब दे रखा है, ये जो कि क्या है, गलत। अब देखो कौन सा पढ़ रहे हैं, 11वां सवाल, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुपद है, बहुपद जिसकी बारंबारता क्या हो, सबसे अधिक हो। तो 4 सबसे अधिक बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ब हो गया। इसके बाद में देखिए बोला है, 2 पासों को उछालने पर, तब भी 2 पासों को उछालते तो कुल संभव परिणाम कितने हो रहे हैं, 36 होते हैं।
उनके अंकों का योग 7 या 11 हो तो ध्यान से देखना, अंकों का योग कितना आना चाहिए? 7। 7 कब कब आता है? एक तो अपने पास 1 6 आ गया, एक 2 5 आ गया, एक 3 4 आ गया, एक 4 3 आ गया, एक 5 2 आ गया और एक 6 1 आ गया। और 11 में आना चाहिए। 11 कब आता है? 6 5 और 5 6। इनके अलावा आता है नहीं। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 36। अब ये 4 से गया कितनी बार? 2 बार। और ये 4 से गया कितनी बार? 9 बार। तो आंसर कितना आ गया? 2/9। यानी आंसर सही है किसका? इस 11वें का। 11वें का नहीं, सॉरी 12वें का। आ गया समझ में? ठीक है बेटा, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। ए ब ए ए ए ब ए ए ए 5 तक तो गया। अब 6 में देखो, ब ए द ब ए द। फिर इसके बाद में द से ब से। हो गया बेटा? इस प्रकार करना है। उत्तर पुस्तिका में भी ऐसे ही बनना है आपको। ठीक है बेटा? क्या पूछ रहा है? रेखिक समीकरण। ये 2 समीकरण दे रखे हैं कि युग्म कैसे हैं। युग्म मतलब संगत है या असंगत। तो आपने देखा होगा, पहले तो निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2, A1 का मान तो है अपने पास 2, A2 का मान कितना है? 4। इसी प्रकार निकालेंगे B1/B2। B1 का मान है -3 और B2 का मान है -4। इसी प्रकार क्या निकालेंगे? C1/C2। C1 का मान है -2 और C2 का मान है -5। ये कट रहा है कितनी बार? 1 बार और ये 2 बार। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। कैसे पता पड़ा? ध्यान से देखिए आप, ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू समान है क्या? नहीं है। कैसे? पहले माइनस से माइनस कट गया, 3/4 और 1/2 बराबर होती है कि नहीं होती? इससे क्या पता पड़ रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। जब ऐसी स्थिति आती है तो इसका आंसर क्या होगा? संगत। ठीक है? ये देखो, ये क्या आ जाएगा? संगत। ठीक है बेटा? क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद की स्थिति है, प्रतिच्छेद होता है तो हल निकलता है। हल निकलता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? संगत होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन में आएगा, यहाँ क्या आएगा ऑप्शन में बेटा? संगत आएगा। क्या आएगा बेटा? संगत। आ गया बेटा? चलो, कठिन नहीं है, सब सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब बोल रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखोगे आप, ए का मान तो है अपने पास 2। डी कैसे निकालेंगे? 7 में से कितने घटाएंगे? 2। कितने बचे? 5। एन का मान कितना है यहाँ? 11। तो 11वां पद निकालते A11। तो क्या होता है? A+10D। तो ध्यान से देखिए, ए का मान तो कितना है? 2 और डी का मान कितना है अपने पास? 5। इसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50। किस किस को गुणा करा? 10 को किससे गुणा करेंगे? 5 से 50। 50 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 52। तो आंसर क्या हो गया? 52। ठीक है बेटा? अब देखिए इसके बाद में कौन सा कर रहे हैं? एक व्रत में अधिक से अधिक जीवाएँ खींची जा सकती है। बताओ, ये व्रत है, इसमें जीवाएँ खींचनी। जीवा क्या होती है? जो रेखा केंद्र से नहीं गुजरती है उसको जीवा कहते हैं। तो ये देखो, ये केंद्र यहाँ रह गया, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ऐसे खींचते ही रहो आप। तो कितनी खींच पा रहे हैं? अपन अनंत जीवाएँ खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? अनंत जीवाएँ खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत। ठीक है बेटा? अगला देखिए क्या बोल रहा है अगले सवाल में। एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान है। तो आपने देखा होगा, जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? x0। जो पहले वाला है उसको तो बोलते हैं भुज, और जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं कोटि। यानी एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि। आया था ना? तो अपने पास कोटि कितनी है यहाँ पे? ध्यान से देखिए, 0 है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आ जाएगा बताओ? है बेटा? 0 आ जाएगा ना?
तो यहाँ आ जाएगा 0। और कई बार मैंने ये सवाल, सारे सवाल आपको क्लास में कई बार समझाया और कई बार टेस्ट में दे दिए। अब ध्यान से देखिए, जो 5वां सवाल बोल रहा है, ये बोल रहा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना 45। ऐसा क्यों? आपने देखा था साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। यानी दोनों की वैल्यू कब समान है, जब ये कितना डिग्री हो बेटा, 45 डिग्री हो। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब देखते हैं अपन, यहाँ 45 डिग्री आ गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये कौन सा कर रहा है, छठा सवाल। क्या दे रखा है, A1 A2 A3 डैश AN का माध्य A है, तो A ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा हो गया प्रेक्षणों का योग, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN बटा प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, N। आपने देखा होगा ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, योग हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा AI। आई इज इक्वल टू कहाँ से लेकर, 1 से लेकर कहाँ तक, N तक, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, N। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, सभी पदों का योग। अब इसमें कितने पद हैं, N पद है, इसलिए आई इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो A1 हो जाएगा, 2 हो जाएगी तो A2 हो जाएगा, 3 हो जाएगी तो A3 हो जाएगा, और N होगी तो AN हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में देखिए अति लघुरात्मक प्रश्न। ये जो प्रश्न है सारे एक एक नंबर के हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये कई बार टेस्ट में दे दिया मैंने, तो डायरेक्ट ही निकाल लो इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार गया, तो यहाँ क्या बच गया 11। अब ये शेषफल क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे, तो 11 का भाग किस में देंगे, 44 में। कितनी बार जाएगा बेटा, 4 बार। तो अपने पास HCF कितना आ गया, किस किस का, 44 और 99 का, कितना आया बेटा, 11। ये आंसर आ गया। अब इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है यदि x-2 व्यंजक x² प्लस 2x माइनस a का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो 9th क्लास का सवाल आ गया। गुणनखंड है तो गुणनखंड भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 0। यानी आप क्या करोगे, x-2 को किसके बराबर रख दो, 0। तो x बराबर कितना आ गया, 2। जब x की वैल्यू यदि यहाँ पे आप 2 रखते हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, रखो देखिए इसमें, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस a बराबर 0। क्योंकि मैंने बोला गुणनखंड है, गुणनखंड है तो यानी x का मान 2 रखने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गए 4 + 4 माइनस a बराबर 0। 4 4 कितने हो गए, 8। तो 8 बराबर कितना आ गया, a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला सवाल दे रखा है, ये भी यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यंकों का गुणनफल। अब आपको पता है शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा प्लस, तो वो शून्यंकों का योग हो जाएगा ना बेटा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, C/A के। तो यहाँ अल्फा और बीटा का गुणनफल दे रखा है कितना, 6। तो इसके बराबर क्या रख दिया अपन ने, 6 रख दिया। C का मान कितना है यहाँ पे, 6 माइनस का, और A का मान कितना है, A बराबर कितना हो गया, 6। अब 6 से गया ये कितनी बार, एक बार। वज्र गुणा करा, कौन सा गुणा, वज्र गुणा करेंगे, तो A को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, A बराबर माइनस का 1 आंसर आ गया। ये लो, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस KY बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल नहीं होगा जब क्या होता है अपने पास A1/A2 बराबर आता है किसके, B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं होता है किसके, C1/C2 के। या A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू रखो। A1 की वैल्यू है अपने पास 2 और A2 की कितनी है 3 और B1 की कितनी है K और B2 की कितनी है अपने पास -5, नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 1 और C2 की वैल्यू कितनी है 7। इसमें ध्यान रखना जो ये C1 C2 है या तो दोनों को बराबर के इधर रहना चाहिए या दोनों इस साइड रहना चाहिए। ठीक है,
या तो बाएं साइड हो या दाएं साइड हो। ऐसे नहीं कि एक में तो बाएं साइड हो और एक में दाएं साइड हो, ऐसे होते ही अपने आंसर में भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है बेटा। अब देखिए, तो अब इन दोनों की तुलना कर लेंगे। किस किस की तुलना करेंगे बेटा? यहाँ कर लेंगे। ये दोनों समीकरण देखो, ये दे रखे हैं ना, तो इसकी तुलना करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। ये क्या हो जाएगा, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 के बराबर माइनस का 10। तो के बराबर कितना आ गया, माइनस के 10/3। ये आंसर हो गया। बिल्कुल सरल है। ये तो समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, ये तो बहुत सरल। पांचवा क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या एक द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल साफ साफ पता पड़ रहा है द्विघात समीकरण होगा। कैसे पता पड़ रहा है, देखो इसको इस अंदर गुणा करो, क्या आ जाएगा 2x²। फिर x को इससे करेंगे तो 3x आ गया, बराबर क्या आ गया x² + 1। इसको मैं जैसे ही इधर लाऊंगा तो 2x² में से x² जाएगा तो क्या बचेगा x² प्लस का 3x, और ये इधर एक इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये द्विघात समीकरण हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा। अब आगे करते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 25 है। यदि छोटी संख्या x हो तो इस तथ्य को अभिव्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए। अब देखो साफ साफ पता पड़ रहा है छोटी संख्या क्या है, x, और दो क्रमागत है। दो क्रमागत का मतलब जैसे 12 है तो 12 के बाद 13। छोटी कितनी है अपने पास, 12 है, तो उसके अगली कितनी हुई, 13। इसमें कितने अधिक हुए, एक अधिक हुआ। तो अपन ने मान लिया छोटी संख्या, तो क्या मान ली, छोटी संख्या अपने पास हो गई x। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहले इनका वर्ग करो, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया, फिर इसके बाद में वर्गों का योग। तो बीच में क्या लगा दिया मैंने, योग लगा दिया ना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो x² + 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके है, 25 के। तो ये देखो देखो, ये अपने पास जो समीकरण बन गया ये इस रूप में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया बेटा। अगला क्या बोल रहा है, सातवां, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो देखिए, ये वृत्त है, तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिकाएं खींची, जैसे कि 2। इसमें कितने सेंटीमीटर लंबी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। त्रिज्या त्रिज्या कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर। तो ये पी हो गया, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो अपन को किसकी लंबाई याद करनी है, ओपी की याद करनी है। आपने पढ़ा है वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। तो ये लंब होती है, तो ये तो कर्ण हो गया, क्योंकि समकोण के सामने कर्ण होता है। ये क्या मान लेंगे, लंब, और ये क्या मान लेंगे, आधार। तो कौन सी प्रमेय काम करेगी, बोधायन प्रमेय। किसमें, त्रिभुज पी ओ क्यू में। कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय। अब ये बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने पास क्या है, ओपी का स्क्वायर। लंब कितना है अपने पास, 12 का स्क्वायर। यहाँ कितना है, 5 का स्क्वायर, 12 का 144, 5 का 25, इनको जोड़ेंगे तो 169। अब यहाँ पे ओपी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। 169 का रूट कितना हो जाता है बेटा, 13। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। 8वां सवाल क्या कह रहा है, सारे सवाल मैंने टेस्ट में दिए हैं आपको, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो टेस्ट में नहीं दिया है। किसी की एक दो संख्या चेंज हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोल रहा है, बिंदु के बीच की दूरी, यानी इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी है, √8। तो इसको मान लिया ए बिंदु, इसको मान लिया बी। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार ए बी बराबर कितना दे रखा है अपन को, √8 दे रखा है। जब भी मैंने कहा था ऐसी स्थिति हो तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग। तो वर्ग करो, वर्ग करने पर तो इधर तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो केवल 8 ही बचेगा। अब ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्योंकि दूरी सूत्र लगा रहे हैं तो रूट कैंसिल हो गया। तो अपने पास यहाँ तो हो जाएगा ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो अपने पास पहले तो बनेगा क्या,
k-3 का होल स्क्वायर, फिर क्या बनेगा बेटा, फिर बन जाएगा अपने पास 2-4 का होल स्क्वायर बराबर कितने हो गए 8। यहाँ सरसमीका लग जाएगी a-b का होल स्क्वायर, तो प्रथम पद का स्क्वायर माइनस का 2 प्रथम पद द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का होल स्क्वायर आ गया। 2 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा बराबर कितने हो गए 8। तो यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ अपने पास आ जाएगा k² माइनस का 6k प्लस का 9 प्लस 4 इजिकल टू 8। अब देखिए आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं तो आगे क्या कह रहा है, देखो देखिए ये कितने हो गए 9 और 4 कितने हो गए 13। एक काम करो इस 8 को इधर लेके आ जाओ, तो अपने पास कितना बचेगा k² माइनस का 6k प्लस का 5 बच जाएगा इजिकल टू 0। अब इसके ये द्विघात समीकरण है तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ऐसा बताओ कि गुणा करने पर तो 5 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो अपने पास क्या हो गया k² माइनस का 5k माइनस का k प्लस का 5 इजिकल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लिया तो k, तो यहाँ हो गया k माइनस का 5, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस का 1, तो इधर भी k माइनस 5 इजिकल टू 0। और पूरे में से कॉमन क्या रहा है k माइनस का 5, और इधर क्या बचा k माइनस का 1 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार k-5 को 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार k-1 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो एक तो k की वैल्यू 5 आ गई और कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसके दो आंसर हो गए, एक तो 5 और एक 1। 9वां सवाल ध्यान से देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और कोस 30 का मान भी √3/2, और साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का 1/2। √3 को जब √3 से गुणा करेंगे सिंपल 3, 2 को 2 से करेंगे तो कितने हो गए 4, इधर भी 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे 4, इनका एलसीएम लेंगे तो अपने पास 4 आ जाएंगे। तो ऊपर ऐसे कैसे रह जाएगा 3 + 1, तो ये भी कितने हो गए 4/4, कितना आ जाएगा आंसर इसका 1। ठीक है बेटा। इसी प्रकार अब देखो देखिए कौन सा सवाल करेंगे, 10वां कौन सा करेंगे, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो क्या दे रखा है 4, साइन कितना डिग्री है बेटा 18 डिग्री। अब आपने देखा होगा सेक, इसको 90 - 18 लिखूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा था कि सेक 90 - ए क्या होता है बेटा कोसेक है। तो देखो तो ए की जगह अपने पास 18 है, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 4 माइनस साइन 18 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा कोसेक 18 डिग्री आ गया। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था याद हो तो, कौन सा वाला, ये वाला, साइन ए और कोसेक ए किसके बराबर होता है 1 के। तो ए की जगह अपने पास 18 डिग्री है तो यहाँ पे भी 18 डिग्री है, तो वो भी पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1 ही तो होगी बेटा। तो यहाँ देखो अपने पास क्या आ जाएगा 4 और 1, तो 4 को इससे गुणा करेंगे किससे 1 से, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 4 आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कौन से क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में। जरूरी नहीं आरोही क्रम में जमाए, अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं, आरोही में भी जमा सकते हैं और अवरोही में भी जमा सकते हैं। तो आरोही क्रम में जमा रहे हैं तो पहले कितना आ जाएगा सबसे छोटा, यानी आरोही क्रम कौन सा क्रम हो गया बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो 1 फिर क्या आ जाएगा 3 फिर क्या आ जाएगा 4 फिर इससे बड़ा 5 फिर इससे बड़ा 6 फिर 7 फिर 9, 9 9 कितनी बार है 2 बार है, तो ये रहा 1 और ये रहा 1, फिर क्या है 11। अब आप देखो इसमें पद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है, यानी n बराबर कितना है अपने पास 9। ये सम है या विषम, विषम है, तो विषम होता है तो अपने पास एक फॉर्मूला था माध्य ज्ञात करने का, याद होगा आपको, जिसको m, माध्य को किससे डिनोट करते हैं m से, तो अपने पास फॉर्मूला था n+1/2वां पद, याद है। तो n का मान कितना है 9, 9 + 1/2वां पद, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5वां पद। तो बताओ 5वां पद क्या है, काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कितना है अपने पास 6। तो यहाँ देखो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 6, तो m का मान कितना आ गया 6, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में कौन सा करेंगे अपन 12वां,
एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम आप बताओ क्या होता है? बताओ बेटा, 6 होता है ना। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिए। अभाज्य संख्या होती है एक तो 2, एक 3 और एक 5। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें खुद का ही भाग जाता हो, अन्य संख्या का नहीं जाता हो। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है। तो अपने पास प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? पी अभाज्य संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं अपने पास? 3। कैसे? 1 2 3 और कुल कितने हैं? 6। तो 1/2 आंसर, ठीक है। अब 5 सेकंड में आगे के क्वेश्चन बताएंगे ना बेटा।